हेलो गाइस, वेलकम टू पैप कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक के राइज एंड फॉल के बारे में। बेसिकली आज का जो ये वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं यस बैंक के साथ जिस जिस तरह से कोई भी घटना घट रहा है, क्या उससे उसके बिजनेस और स्टॉक्स में फर्क पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो वो फर्क कितना है, किस तरह से इन चीज़ों को रिलेट किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। तो कहानी को बहुत ही इनिशियल स्टेज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होता है तीन बिजनेसमैन से, राणा कपूर, अशोक कपूर और हरप्रीत सिंह। ये तीन बिजनेसमैन अपने पुराने कंपनी के सारे शेयर्स बेचकर एक नया कंपनी स्टार्ट करते हैं, दैट इज यस बैंक। बेसिकली इन्हें 2004 में बैंकिंग लाइसेंस अप्रूव होता है और ये अपना कंपनी स्टार्ट करते हैं यस बैंक। लेकिन और ऑफ कोर्स इनका जो पुराना कंपनी था वो फाइनेंस से रिलेटेड था, तो इन्होंने शुरुआती दौर में ही कंपनी को अच्छी सक्सेस, कंपनी में इनकी कंपनी में अच्छी ग्रोथ दिखी। लेकिन शुरुआती दौर के कुछ टाइम में ही हरप्रीत सिंह जो है लीव कर दिए, हरप्रीत सिंह लीव कर दिए कंपनी। ओके, अब हमारे कंपनी में सिर्फ दो बचे हुए हैं, एक राणा कपूर और एक अशोक कपूर। और कंपनी का ग्रोथ स्टार्टिंग से ही बहुत ही स्मूथ था। ओके, तो अब राणा कपूर हमारे सीईओ बन जाते हैं और अशोक कपूर चेयरमैन बन जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा कहानी स्टार्ट होता है। लेकिन 2008 में 26/11 हमला मुंबई, इसमें हमारे अशोक कपूर की डेथ हो जाती है। और डेथ होने से कंपनी पे जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा खासा देखने मिल सकता है आपको। आप जैसे यहाँ पे अगर रिलेट करो तो देखो, आप इजी देख सकते हो कि 2008 तक तो सब सही रहा है, लेकिन 2008 में के बाद जो है कुछ डाउनफॉल आपको देखने मिलेगा, और वो डाउनफॉल अच्छा खासा है, राइट। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है, अगर कंपनी, बेसिकली कोई भी कंपनी जो होता है वो अपने काम की वजह से तो चलता ही चलता है, दूसरा उसके पीछे का बिजनेस फेस कौन है, राइट। उसके चेयरमैन हो गए, सीईओ हो गए, लाइक कौन ऑपरेट कर रहा है उस कंपनी को, उसके इन्वेस्टर्स कौन है, इन पे डिपेंड करता है, राइट। तो अगर चेयरमैन की डेथ होगी तो ऑफकोर्स इफेक्ट तो देखने मिलेगा, तो वो इजिली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे ये तो कहानी का बहुत ही स्टार्टिंग फेज है, जब हमारे अशोक कपूर भी की डेथ हो जाती है। मतलब अब हमारे बैंक में जो एक बंदे बचे हैं, दैट इज राणा कपूर। ओके, तो अशोक कपूर की जितनी भी शेयर्स होती है वो उनकी वाइफ मधु कपूर को ट्रांसफर कर दी जाती है। और फिर समहाउ मधु कपूर बोर्ड एज अ बोर्ड मेंबर आना भी चाहती है, लेकिन राणा कपूर और बोर्ड मेंबर्स उन्हें आने नहीं देते हैं। तो बेसिकली इनकी वाइफ जो मधु कपूर है, उनका बैंक में किसी भी तरह का खास इंटरफेयर तो रहता नहीं है। तो बेसिकली अब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये कहानी का बहुत ही इनिशियल पार्ट था, जब हमारे गेम से सारे आउट हो चुके हैं। अब सिर्फ गेम में आपको एक ही बंदे दिखेंगे, दैट इज राणा कपूर। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से 2008 से 2018 तक बैंक को चलाया, बहुत ही अच्छे से। अगर आप ग्राफ को देखो तो आप इजिली देख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक जो ग्राफ आपको देखने मिलेगा, दैट इज फैबुलस, राइट। लाइक हर ईयर जो ग्रोथ था इस कंपनी का, दैट इज 35% एनुअली। इन्वेस्टर्स की पहली पसंद यस बैंक बन चुकी थी। और लाइक दिस कंपनी इज लाइक, इसके बाद राणा कपूर ने यस बैंक को इंडिया के टॉप 5 बैंक के अंदर लेकर आया। यहां तक कि पिछले कुछ ईयर्स में सीन ये था, यस बैंक इंडिया के 30% यूपीआई ट्रांजेक्शन को कवर कर रही थी। यस बैंक वाज परफॉर्मिंग रियली वेल। इनके पार्टनर्स जो थे, फोन पे, आप जानते होंगे, फोन पे का टाइप था यस बैंक के साथ, बैंकिंग पार्टनर यस बैंक ही हुआ करती थी। ओके, लेकिन क्या होता है ना, जो हम लोगों को बैंक दिखाती है दैट इज हिज गुड फेस, राइट। क्योंकि कोई भी बिजनेस जो चलता है या फिर उसके जो स्टॉक प्राइस प्राइस होते हैं, वो उसके गुड फेस की वजह से ऊपर जाती है, राइट। तो कोई भी कंपनी अपनी बैड जो इमेज है वो तो हम लोगों के सामने नहीं आने देना चाहेगी।
वही राणा कपूर ने किया। राणा कपूर के अगर बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बात किया जाए तो ये थोड़े लाइक रिस्क ज़्यादा लेने वाले व्यक्ति थे। लाइक इन्होंने बहुत सारे ऐसे कंपनीज को लोन दिया जो बहुत ज़्यादा लाइक बैंकरप्सी के कगार पे थे, और लाइक ये लोन देने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे। अब आप एक चीज़ को समझो, लाइक हम लोग जो भी डिपॉजिटर्स है जो बैंक में पैसे जमा करते हैं, उनका पैसा जाता कहाँ है? लाइक बैंक पैसे कमाती कैसे? लाइक डिपॉजिटर्स पैसे जमा करते हैं और जो बैंक है उसे लोन के रूप में किसी और को देती है, और उनसे इंटरेस्ट जो लेती है एज अ सेविंग्स अकाउंट में जो हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है उसी से मिलता है। और फिर जाके अगर बैंक को कहीं पे लॉस होता है, और या फिर बैंक अपने जो मैनेजमेंट में खर्च करती है, लाइक वो जो लोन और जगह जो इन्वेस्ट करती है उसी से लाइक जो उन्हें पैसे मिलते हैं वो मैनेज करती है, राइट। लेकिन अगर आप ये सोचो, अगर बैंक ने जो लोन दिया है दूसरे इंस्टीट्यूट्स को या फिर किसी इंडिविजुअल को, अगर वो लोन ही ना आए, राइट, वो लोन अमाउंट आए ही ना, तो लाइक बैंक तो डूब जाएगी ना, राइट। तो यही खास काम हुआ है हमारे यस बैंक के केस में। तो बेसिकली राणा कपूर क्या कर रहे थे स्टार्टिंग के टाइम में, वो एनपीएस को शो नहीं कर रहे थे। अब ये एनपीएस क्या है? तो एनपीएस होता है बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने भी लोन के बारे में बात किया था, आप किसी को लोन दे रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आपको ये पता चल जाए कि अब वहां से वो लोन नहीं आने वाला है, तो वो लोन को आप एज ए एनपीए बोल सकते हो, राइट। तो कुछ ऐसा ही होने लगा। ओके ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि लाइक कैसे यस बैंक ने बहुत सारे रिस्की लोन्स पास कर दिए हैं जो फाइनली जो है एज अ बैड लोन्स कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन ये सारी बातें सामने आई कैसे? तो बेसिकली इन सारी चीज़ों का शुरुआत होता है 2018 में। आप यहाँ तक देखो, 2018 तक तो आपको सब चीज़ सही सही सब दिखेगा, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम होता है 2018 में। 2018 में क्या होता है, आईएल एंड एफएस, 2018 के आईएल एंड एफएस डिफॉल्ट के बाद गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा चौकन्नी हो जाती है, और वो हर एक बैंक की एनपीएस रिपोर्ट देखना स्टार्ट करने लग जाती है। तो पता चलता है जो यस बैंक ने जो स्टेटमेंट्स शो किए हैं, लाइक उनमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट है। लाइक वो बहुत सारे एनपीएस को छिपाने की कोशिश कर रही है, या फिर मैनिपुलेट कर रही है, या फिर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने क्या किया, 2018 में आर गांधी को एज एडिशनल बोर्ड मेंबर अपॉइंट कर दिया यस बैंक में, जिसके बाद काला चिट्ठा खुलना स्टार्ट हो गया। बहुत सारा चीज पता चला, जैसे कि मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे यस बैंक ने 30,000 के लोन्स अप्रूव किए थे। अब ये बताओ मेरे को, 30,000 करोड़ के लोन्स में 20,000 करोड़ एनपीएस बन चुके हैं, लाइक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुके हैं। जब इतना ज़्यादा लोन वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, एनपीएस वाला प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम्स तो आएगी बैंक में। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ पता चला राणा कपूर के बारे में। जैसे ये जो डीएचएफएल है, इस कंपनी में को इन्होंने 3700 करोड़ डिबेंचर्स के थ्रू पास किया है। अब ये डिबेंचर्स क्या होता है, जैसे आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो लाइक आप उनसे कोलेट्रल लेते हो। जैसे आप ऐसे समझो, लाइक अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे, राइट, तो आप उनको कुछ ना कुछ गिरवी रखोगे, जिसको आप कोलेट्रल बोलोगे। लेकिन यहाँ पर डिबेंचर्स का मतलब हो जाता है जहाँ पे बात ट्रस्ट का आ जाता है। लाइक आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आपने पैसे दे दिए, लाइक सिंपल बॉन्ड ऐसा बोल सकते हो। तो डिबेंचर्स के थ्रू 3700 करोड़ डीएचएफएल को इन्वेस्ट किया राणा कपूर ने। उसके बाद राणा कपूर ने 750 करोड़ का लोन अप्रूव किया डीएचएफएल को। लेकिन इसके पीछे एक राज ये था कि डीएचएफएल जो है वापस करे 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। बेसिकली 600 डीएचएफएल को 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राणा कपूर के फैमिली कंपनी एक थी डू इट अर्बन वेंचर, इसमें 600 करोड़ इन्वेस्ट करना था, जो कि ऑफ कोर्स उन्होंने किया। लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स की वजह से जो कंपनी पे इफेक्ट पड़ी वो बहुत ही ज़्यादा थी।
तो ये सारी चीजें पता चलने के बाद गवर्नमेंट ने राणा कपूर को 31 जनवरी 2019 तक सीईओ के पद से रिजाइन देने को बोल दिया। और उसके बाद रवनीत गिल हमारे नए सीईओ बन गए, रवनीत गिल। लेकिन तब तक बात बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। हमारे राणा कपूर ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे। और उसके बाद अगर इन्होंने सारे शेयर्स बेचे, साथ ही साथ इन्होंने एज ए सीईओ से रिजाइन दिया, राइट। जब उनके बाद रवनीत गिल हमारे सीईओ बने तो लोगों को लगा क्या कि चलो अब सारा चीज़ में भी सही हो जाए। अगर आप जैसे यहाँ पे ग्राफ देखोगे ना तो आप बहुत इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे जहाँ रवनीत गिल आए उनके बाद लोगों को लगा क्या कि अब सब चीज़ सही हो जाएगा। तो फिर मार्केट ऊपर भी जाना स्टार्ट हुआ। लेकिन यार, जब सारा चीज पहले से ही खत्म हो चुका है, इतना सारा प्रॉब्लम्स है, एनपीएस है, तो कैसे ही सॉर्ट आउट हो सकता है, राइट। तो वही हुआ, लाइक उन्होंने ट्राई किया बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो जो फॉल था वो आप देख सकते हो। लाइक उसके बाद तो फिर बैंक पूरी तरीके से खत्म ही होने पे आ गई। लाइक उनके साथ शेयर प्राइस पूरी तरीके से बर्बाद ही हो चुकी। ओके, अब रवनीत गिल के बारे में बात किया जाए तो रवनीत गिल भी पहले 30 ईयर्स तक 30 ईयर्स तक किसी और बैंक को सर्व कर रहे थे और उनका बैकग्राउंड बहुत ही क्लियर था और सक्सेसफुल था। ओके, तो रवनीत गिल को ऐसा लगा कि अभी इस बैंक को बचाने के लिए उन्हें फंड्स की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद लाइक गवर्नमेंट, लाइक कोई भी बैंक किसी कंट्री के इकोनॉमी की लाइक बिल्डिंग होती है, उसे उस किसी भी बैंक को ऐसे बंद नहीं होने दिया जा सकता, राइट। वो भी इतनी बड़ी बैंक, लाइक टॉप 5 बैंक में अगर स्टैंड कर रही है कोई बैंक तो उसको बंद तो होने नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लाइक लोगों का बैंक से भरोसा हट जाएगा। क्योंकि अगर इतनी बड़ी बैंक गिर जाती है और इकोनॉमी पे तो फिर लाइक बहुत ही गंदा इफेक्ट दिखने मिल सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसे बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंपनी जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, बेसिकली एसबीआई बैंक ने 48% शेयर्स खरीद लिए यस बैंक के 6,000 में। और यस बैंक ने भी कुछ 10,000 करोड़ के करीब इन्वेस्ट किया। फिर एच डी एफ सी बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक ने इन्वेस्ट किया, जिससे टोटल 10,000 करोड़ के अराउंड पैसे आ गए ताकि यस बैंक को बचाया जा सके। उसके बाद फर्दर ये सब होने के बाद यस बैंक ने एफपीओ लॉन्च किया। एफपीओ, फर्दर पब्लिक फ्यूचर पब्लिक ऑफरिंग। बेसिकली क्या होता है इसमें, आप ऐसे समझो, जब आप इनिशियली किसी कंपनी के लिए आपको पैसे चाहिए होते तो आप आईपीओ लॉन्च करते हो उस कंपनी का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिससे आप फिर आपके कंपनीज को पैसे मिलती है और फिर आप उसको एक्सपेंड करने में खर्च करते हो। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में फिर ऐसा लगता है कि कंपनीज को फर्दर एक्सपेंड के लिए या फिर कंपनीज में किसी प्रॉब्लम्स की वजह से हुई लॉसेस को कवर अप करने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप फ्यूचर पब्लिक ऑफरिंग करते हो। तो इसमें हर शेयर्स का करीब कीमत 12 to 13 पर शेयर के अराउंड पे एफपीओ लॉन्च किया गया था। ये अराउंड था, एग्जैक्ट डेट अगर बोला जाए तो 15, 16, 17 ऑफ जुलाई 2020 इस समय लॉन्च किया गया था। और इससे भी थोड़ा बहुत पैसे आया और लगभग बैंक को बचाने का कोशिश किया गया। लेकिन अब ये सारे बात को अगर थोड़ा साइड रखा जाए तो मैं आपको एक बैंक के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। क्या होता है कि एक बैंक जो होती है, लाइक आप उसमें पैसे जो जमा करते हो, तो क्या बैंक उतने सारे कैश को रखती है क्या अपने पास? लाइक अगर हर बैंक में जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं सारे के सारे बंदे आ जाएं कि आज के आज ही मेरे को सारे पैसे निकालने हैं, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। लाइक आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किसी भी बैंक में जितने डिपॉजिट्स हैं उनके केवल 4% एज अ कैश रिजर्व बैंक के पास होना चाहिए, राइट। क्योंकि बैंक में जो आप पैसे जमा करते हो, बैंक तो उसे हर जगह इन्वेस्ट कर देती है, तो 4% का रिजर्व होना सफिशियंट है।
तो यस बैंक में क्या हुआ, यस बैंक के इतने सारे प्रॉब्लम्स को देखकर पहले तो शेयर होल्डर्स ने सारे ने अपने जितने जिनके भी पास शेयर्स थे उन्होंने तो शायद बेच बेच दिया हो, या फिर जो जिन्होंने नहीं बेचा हो उन्हें बहुत सारा लॉस हुआ होगा। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया था 4% ही कैश रिजर्व होता है। तो सारे लोगों को लगा कि अब ये बैंक बंद हो जाएगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, बैंकों के साथ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे दूसरे बैंकों के साथ मर्ज किया है या फिर किसी न किसी तरह से उसे बचाया है, क्योंकि बैंक को डूबने नहीं दिया जा सकता, राइट। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है किसी भी इकोनॉमी का। तो सारे बंदे क्या सोच रहे थे, बैंक हो जाएगा बंद तो जल्दी जल्दी अपना पैसा निकाल लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा होने लग जाता तो बैंक तो और सस्टेन नहीं कर पाती फिर। तो इस पे एक विथड्रॉल लिमिट लगा दिया गया, वो था 50,000 रुपीज का। 50,000 का विथड्रॉल लिमिट लग गया यस बैंक में। अब यहाँ से प्रॉब्लम होना और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। लाइक ये तो बचाने के लिए बैंक को कदम थी, लेकिन अब आप देखो, अगर आप किसी बैंक में पैसे जमा किए हो और आपको पैसे चाहिए और आपके बैंक वाले आपको उसे निकालने नहीं दे रहे हैं, तो आपका उस बैंक के साथ ट्रस्ट इशूज तो होगा ही। ओके, तो इस इन चीज़ों की वजह से और भी बहुत सारे जो न्यूज़ थे उनके आने की वजह से लाइक पैनिक आ गया मार्केट में। लाइक जिनका भी पार्टनरशिप था यस बैंक के साथ उनको प्रॉब्लम होने लग गया, और फिर लोगों का ट्रस्ट ट्रस्ट तो बिल्कुल खत्म हो गया यस बैंक से। ब्रांड नेम, अगर ब्रांड नेम का बात किया जाए तो पूरी तरीके से खराब हो गया ब्रांड नेम, राइट। जिनके वजह बेसिकली जिनको जो है फिगर आउट कर पाना, इससे उभर पाना यस बैंक के लिए अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। जैसा अगर आप देखो यहाँ पर देखो, तो इसके बाद जो लास्ट 2022 तक 2022 2022 तक आप देख सकते हो डाउनफॉल आपको देखने ही मिलेगा, राइट। कवर अप नहीं हो पाया, जहाँ पे शेयर 400 के करीब पे था, अभी 14 रुपीज के करीब पे है। तो लाइक आप देख सकते हो किस तरह से प्रॉब्लम हुआ। ओके, तो बेसिकली अगर बोला जाए तो ऐसा था, हमारे जो राणा कपूर थे उन्होंने जो रिस्क फैक्टर को सही से मैनेज नहीं किया। लाइक उन्होंने जो लोन दिया वो लोन रिकवर नहीं हो पाया, जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। जैसा आप देख सकते हो ये सब जो कंपनीज है, ईएसएल ग्रुप, बीएचएफएल ग्रुप, अनिल अंबानी जो बैंकरप्ट हो गए थे, हो गए हैं बेसिकली, और कॉफी डे इंटरप्राइजेज, इन सारे कंपनीज पे जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था बेसिकली, और यहाँ से जो लोन अमाउंट वापस नहीं आ पाया, जिनकी वजह से कंपनीज को बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ, और फिर उन्होंने इसे छिपाया, जिनसे ट्रस्ट इशूज आए बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लेके। और बस ये इन सारी चीज़ों को लेके हमारा यस बैंक इतना ज़्यादा फॉल पे चला गया कि लाइक फिर वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाया। दिस इज ऑल अबाउट यस बैंक। होप यू लाइक द वीडियो। If you like the video, please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.